गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ साइंस क्लास। आज की क्लास में हम आपका इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी टॉपिक पढ़ेंगे। कल हमने बायोडाइवर्सिटी के सारे हॉट स्पॉट और एंडेमिक स्पीसीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया था और उससे रिलेटेड नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए थे। हॉट स्पॉट में हमने तीनों हॉट स्पॉट, ईस्टर्न हिमालयन हॉट स्पॉट, वेस्टर्न घाट हॉट स्पॉट और इंडो बर्मा हॉट स्पॉट्स के बारे में पढ़ा और हमने डिफरेंट एंडेमिक स्पीसीज़ के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने लेमूर के बारे में पढ़ा, डोडो बर्ड के बारे में पढ़ा, लॉइन टेल मकाकाऊ के बारे में पढ़ा। इन सब एंडेमिक स्पीसीज़ के बारे में पढ़ा था। ये बायोडाइवर्सिटी का सारा पार्ट है। अब आपने अब तक बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी ढंग से समझ लिया है। अब हमें ये देखना है कि बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्यों है। ये सारे जो लिविंग थिंग्स थे, जितने भी एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, ये सब तो नेचर में वैसे ही हैं। फिर इनको एक स्पेशल टाइप बायोडाइवर्सिटी नाम क्यों दिया गया, इनके बारे में इतना रीड क्यों कर रहे हैं। अलग अलग टाइप के जो एनिमल जहाँ रहते हैं उस जगह को बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट क्यों बनाया गया। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में जो इन बायोडाइवर्सिटी पर बहुत सारी रिसर्च करते हैं। कई सारे फंडिंग्स होती हैं, बहुत पैसा खर्च होता है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने पर। तो अब इतना गवर्नमेंट सारा ध्यान और पैसा उसी जगह खर्च किया जाता है जो कुछ ही तरह से बेनिफिशियल हो। कोई चीज़ अगर हमारे काम की ही नहीं होती तो हम उस पर कोई भी इंटेंशन अपना अटेंशन नहीं देते हैं। बट बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट ए टॉपिक इन ऑन विच वी कैन नॉट गिव अटेंशन और वी कैन इग्नोर। Biodiversity, if I say, is a mainstream topic. On biodiversity, every country's growth is directly depend. If biodiversity is completely fulfilled in a country, then the country is, we can consider that country more developed, more growth of that country can be considered by the basis of biodiversity. So let's start the chapter Importance of Biodiversity. Biodiversity is one natural resource in which various organisms obtain natural and bio resources. देखिए बायोडाइवर्सिटी को क्या बोला गया है, एक ऐसा सिंगुलर नेचुरल रिसोर्सेज है जो क्या है, जिससे अदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे नेचुरल और बायो रिसोर्सेज को वी ऑब्टेन, हमें मिलता है उससे। कहने का मतलब जैसे आपने कहा कि आप एक दुकान पर जा रहे हैं जिसमें आपको डिफरेंट दो तरह से आप, एक तो आपको कपड़े लेने हैं, कुछ आपको खाने पीने का सामान लेना है, कुछ आपको खिलौने लेने हैं, कुछ आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना है। तो आप या तो चार जगह जाओ या आपको कोई एक ऐसी दुकान मिल जाए, कुछ मॉल शॉपिंग या डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप, जिस पे चारों चीज़ें एक साथ अवेलेबल हो। तो ये भी रिसोर्सेज हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, ये वुड हो गया, ये फूड हो गया प्लांट से जो हमें फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, क्रॉप्स वगैरह मिलती हैं, ये फर्नीचर के लिए टिम्बर हो गया। या तो आप इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग एरियाज़ में जाओ, लेकिन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में हमें पता है वेरिएशन होता है नेचर में, तो हो सकता है आपको चारों चीज़ें उसी एरिया में मिल जाएं। तो ये एक तरह का क्या होगा, वन कॉमन नेचुरल रिसोर्स हो जाता है ये। तो जिसमें क्या होता है, वेरियस ऑर्गेनिज्म, तरह तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नेचुरल रिसोर्स और बायो रिसोर्सेज को प्राप्त करते हैं। देखो नेचुरल रिसोर्सेज बायो रिसोर्सेज में आप डिफरेंस ऐसे समझ सकते हो कि जैसे एयर है, एयर आपको कहाँ से मिलती है, नेचर से मिलती है। एयर इज़ ए पार्ट ऑफ नेचर, या वी गेट एयर फ्रॉम द नेचर। तो नेचर एयर एक क्या हो गया, नेचर का रिसोर्स हो गया। अच्छा, रिसोर्स क्या होता है साइंस की लैंग्वेज में? रिसोर्स हर वो चीज़ जो इंसान की ग्रोथ में और उसकी लिवलीहुड में, उसको रहने में हेल्प करती है, वो ही क्या हो जाता है, रिसोर्स हो जाता है। तो आपको पता है एयर हमें रहने में हेल्प करती है, तो एयर क्या है, रहने में क्या, एयर तो हमें ज़िंदा रहने के लिए ही मस्ट नीडेड है, तो वो एक रिसोर्स है। लेकिन एयर क्या बायो रिसोर्स है? बायो वर्ड का मैंने आपको क्या मतलब बताया था हमेशा, लिविंग। जो लिविंग होता है वो बायो है। तो एयर इज़ नॉट ए लिविंग थिंग, नेचर का कंपोनेंट है बट इट इज़ नॉट ए लिविंग कंपोनेंट। नेचर के दो कंपोनेंट हम कहते हैं, एक लिविंग होता है, दूसरा नॉन लिविंग होता है। तो यहाँ ऐसी एयर आपका क्या हो जाएगा, नेचुरल रिसोर्स हो जाएगा। उसी तरह अगर हम दूसरे की बात करें, सनलाइट, सनलाइट हमें सन से मिलता है, सन इज़ ए पार्ट ऑफ नेचर। तो यहाँ भी सनलाइट, लेकिन ये कैसी चीज़ नहीं है, लिविंग चीज़ तो है नहीं।
So it is not a living thing, that is why it is not considered as a bioresource. It will be considered as a natural resource. और हम नेचुरल रिसोर्सेज का अगर एग्जांपल लें, वाटर इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ नेचर रिसोर्स। उसके बाद आपके आते हैं बायो रिसोर्सेज। बायो रिसोर्सेज वो हैं जो लिविंग है। देखिए बायो रिसोर्स में से हम ट्रीज़ को ले सकते हैं सबसे पहले। आपको पता है ट्रीज़ हम कैसा मानते हैं उनको, लिविंग होते हैं ट्रीज़। तो वो रिसोर्स क्यों हैं? ट्रीज़ हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। ट्रीज़ से हमें फूड मिलता है, ट्रीज़ से हमें दवाइयों के लिए पत्तियों में, उनके बाग्स में, उनके टहनियों में अलग अलग पेड़ के पार्ट से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। उनकी लकड़ियों से फर्नीचर बनाया जाता है। वो नेचर में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। बारिश उनकी वजह से होती है। सॉइल इरोजन को वो कंट्रोल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल वो कंट्रोल करके रखते हैं। इतना सारी चीज़ों में हमारे लिए हेल्पफुल है। बट ये कैसे हैं? लिविंग है। तो ये कौन सा पार्ट हो जाएंगे? बायो रिसोर्स का। अच्छा, क्या ट्रीज़ नेचर का पार्ट नहीं है? बिल्कुल है। तो ये जो सारे के सारे, तो ट्रीज़ नेचर का भी पार्ट है। तो ट्रीज़ एक नेचुरल रिसोर्स तो है ही है, लेकिन उसमें भी वो एक स्पेशल टाइप का हो जाएगा। कौन सा? बायो रिसोर्स। और इसके अलावा हम कोई नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, जैसे बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया हमारे डायरेक्ट तो काम में नहीं आते, बट बैक्टीरिया या माइक्रोब्स में कहूँ, बैक्टीरिया की जगह आपसे सॉरी, इसको हम और वाइडर कैटेगरी में लेकर चलें। माइक्रोब तो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये क्या काम करते हैं? दीज वर्क एज डीकम्पोज़र। किसकी तरह वर्क करते हैं ये? डीकम्पोज़र की तरह वर्क करते हैं। डीकम्पोज़र का मतलब क्या होता है? डीकम्पोज़र का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंस में जो तोड़ते हैं, उसे डीकम्पोजिशन कहा जाता है। और जो इस काम को करते हैं वो क्या बोले जाते हैं? डीकम्पोज़र। अब डीकम्पोज़र क्या करते हैं? देखिए, जैसे कहीं पर कोई डेड एनिमल हो गया बड़ा सा, या 2-3 एनिमल या किसी भी तरह से डेड एनिमल हो गया, ये एक जगह पर कोई डेड एनिमल हो गया। अब जब भी कोई ऑर्गन डेड हो जाता है तो कुछ दिनों के बाद उसकी बॉडी सड़ने गलने लग जाती है। तो उसमें से फॉल स्मेल, बहुत बुरी बदबू आएगी। और बदबू जब वो फैलेगी, आपको पता है, एयर में, तो उस जगह की एयर कैसी हो जाएगी? पॉल्यूटेड एयर हो जाएगी, क्योंकि उसमें फॉल, बेकार सब्सटेंसेस मिक्स हो जाएंगे डेड ऑर्गेनिज्म के। तो अब उस पर्टिकुलर एरिया में, मान लो इतने एरिया में फैल गई, अब इस एरिया में रहने वाले लोग जब ब्रीदिंग करेंगे, तो ये लोग जब ब्रीदिंग करेंगे तो इनकी ब्रीदिंग में वो जो पॉइजनस सब्सटेंसेस मिक्स हो गए थे एयर में, वो अंदर चले जाएंगे और वो इनको क्या कर देंगे? बीमार कर देंगे, जो यहाँ लोग रह रहे हैं उनको। तो इस चीज़ को रोकते कौन है? माइक्रोब्स रोकते हैं। माइक्रोब्स क्या करते हैं? जब डेड ऑर्गेनिज्म हो जाता है तो इसकी बॉडी में ये आ जाते हैं, और इसकी बॉडी में जो जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उनको तो ये खुद एब्जॉर्व कर लेते हैं। माइक्रोब एब्जॉर्व करना मतलब खुद अपने अंदर ले लेते हैं, और बाकी सब्सटेंस वे सॉइल में क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। इससे वो एनवायरनमेंट क्या नहीं हो पाता? पॉल्यूट नहीं हो पाता, और जो हमारे लिए कैसा हो जाता है? फिर नुकसान नहीं कर पाता है। तो ये भी एक, माइक्रोब्स भी कैसी चीज़ होती हैं? लिविंग होते हैं। कैसे होते हैं ये? लिविंग होते हैं। तो ये भी एक पार्ट किसका हो जाएंगे? बायो रिसोर्सेज का पार्ट हो जाएंगे। अब आपने एक चीज़ समझी, पहला हमने एग्जांपल पढ़ा था बायो रिसोर्सेज का, ट्रीज़। दूसरा हमने पढ़ा माइक्रोब्स। तो आपको पता है ट्रीज़ क्या नेचर में नहीं है? बिल्कुल हैं। माइक्रोब्स भी कहाँ हैं? नेचर में हैं। उसी तरह हम किसी एनिमल्स के बारे में पढ़ लें, जैसे शीप भेड़ होती है। भेड़ के बालों से क्या बनती है? ऊन बनती है। तो ऊन, हमें वूल बनता है भेड़ के बालों से, ऊन जो होती है। ये हमें किस काम में आती है? सर्दियों में से वूलन्स बनते हैं। तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया? रिसोर्स हो गया। लेकिन ये लिविंग थिंग है, तो ये भी कैसा रिसोर्स हो जाएगा? बायो रिसोर्स हो जाएगा। तो ये अगर बायो रिसोर्स हो जाएगा, शीप भी कहाँ आता है? नेचर में आता है। तो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि सारे के सारे जो बायो रिसोर्सेज हैं वो नेचुरल तो होंगे ही। बायो रिसोर्सेज नेचुरल तो होंगे ही, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज सारे बायो रिसोर्सेज हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे वाटर एक बायो रिसोर्सेज नहीं है। तो बायोडाइवर्सिटी में हम इन दोनों रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्स और बायो रिसोर्सेज को, एक साथ प्राप्त कर लेते हैं।
दिस फुलफिल्स द बेसिक नीड्स ऑफ द ह्यूमंस। रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज की डेफिनेशन यही है, विच फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमंस आर कॉल्ड रिसोर्सेज। बायोडाइवर्सिटी इज द वेरिएशन इन द लिविंग एनिमल्स ऑन द अर्थ। It is interesting to see many types of living beings in both plants and animals. We can see biodiversity in different habitats of environment. हम बायोडाइवर्सिटी तरह तरह के एनवायरनमेंट देख, जैसे एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी, टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी और सॉइल बायोडाइवर्सिटी। दिस डाइवर्सिटी ऑन माइक्रो लेवल कैन बी एट्रीब्यूटेड टू केमिकल डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, फंक्शनल डाइवर्सिटी। अगर अपन इस डाइवर्सिटी को, ये तो देखो बेसिक लेवल पे हो जाती है, एक्वाटिक पानी वाली, टेरेस्ट्रियल ज़मीन वाली, और सॉइल में जो माइक्रोब्स हैं उनके वाले। लेकिन माइक्रो और छोटे लेवल पर जाएँ अपन तो एट्रीब्यूटेड मतलब टाइप्स क्या क्या हो जाते हैं, केमिकल लेवल पर, जेनेटिक लेवल पर और फंक्शनल लेवल पर बायोडाइवर्सिटी। ऑल्सो देयर इज़ ए डाइवर्सिटी विद रेफरेंस टू जेंडर एज मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल के हिसाब से भी आपने डाइवर्सिटी देखे होंगे। हर ऑर्गेनिज्म के मेल और फीमेल की बॉडीज़ में कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएशन होते ही हैं। एज के बेस पर भी आपने डिफरेंशिएशन देखे हैं। आपने एज का मतलब, आप अगर एक साल के बच्चे को देखो तो वो अलग दिखता है, 10 साल का अलग दिखता है, 20 साल का अलग दिखता है। ऐसे एज बढ़ते बढ़ते बॉडी अलग अलग होती चली जाती है। साइज़ के अकॉर्डिंग भी, चींटी की साइज़ इतनी छोटी सी है, माइक्रोब्स और छोटे हैं। वहीं अगर अपन और बड़ा कीड़ा या कोई और बड़ा कैट ले लें, बिल्ली से बड़ा डॉग आ जाता है, फिर काऊ आ जाती है, ह्यूमन आ जाते हैं, फिर ह्यूमन से भी बड़े जिराफ हो गया, टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया। जायंट एनिमल्स में, बड़े एनिमल्स में बात करें तो एलिफेंट हो गया, और बड़ों में बात करें तो ब्लू व्हेल हो गई, एक्वाटिक एनिमल जो होती है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनिमल जो है। तो इस तरह साइज़ के हिसाब से भी क्या मिलते हैं, वेरिएशन मिलते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैन बी सीन इन द फॉलोइंग टर्म्स। अब ये जो इनकी इम्पोर्टेंस है वो इस तरह फॉलोइंग वे में हम देख सकते हैं। सबसे पहली आती है इकोनॉमिक वैल्यू। यहाँ इस पैराग्राफ का मतलब ये समझाने का था कि जब इतनी तरह की कोई चीज़ एक साथ एक खुद में उसको रखे हुए है तो वो किसी ना किसी काम की तो होगी, वो फ्री में वैसे तो नहीं होगी, तो उसकी इम्पोर्टेंस भी होगी। तो सबसे पहली आती है इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वर्ड से मतलब होता है जो बेसिकली मनी से रिलेटेड हो। उस बेस पर देख लीजिए आप क्या वैल्यू है बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स अस डायरेक्टली फूड, फ्यूल, फीड, टिम्बर, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। बायोडाइवर्सिटी हमें डायरेक्टली क्या देती है? फूड पेड़ों में मिलता है, फ्यूल लकड़ी मिलती है जलाने के लिए, फीड खाना मिलता है उनसे, टिम्बर हम कहते हैं जो कच्ची लकड़ी आप कह सकते हो इसको, जो फर्नीचर बनता है। तो फर्नीचर बनने से पहले पेड़ कट के आता है पूरा, आपने कहीं मशीनों में देखा हो, तो फिर उसको फिनिशिंग दी जाती है, तो वो टिम्बर बोला जाता है। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के रॉ मटेरियल मिलते हैं। रॉ मटेरियल जैसे मतलब हम सेंट की बात करें तो आप कुछ भी मीठी चीज़ों की बात करो तो वो फूलों का जो रस होता है उनसे बनाई जाती हैं। क्रीम्स की बात करें, क्रीम्स वगैरह बनती है तो उनमें तरह तरह के मिल्क यूज़ किए जाते हैं, वो हमें नेचर से मिल रहे हैं। इसके अलावा हम और दवाइयाँ, मेडिसिन जो है, मेडिसिन में तो बायोडाइवर्सिटी या नेचर एनवायरनमेंट का मैक्सिमम 80% रोल है। 20% चीज़ें मैन मेड हैं, केमिकल्स हैं, 80% चीज़ें नेचुरल भी होती हैं जो उनमें मिलाई जाती हैं। तो ये रॉ मटेरियल्स हमें इंडस्ट्री, रबर बनता है, जैसे इरेज़र जो आपका होता है वो लेटेक्स प्लांट होता है, एक रबर लेटेक्स एक प्लांट होता है, उससे ये बनता है सिंकोन। ड्यू टू बायोडाइवर्सिटी वी गेट वेरियस फूड वेराइटीज सच एज राइस, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, etc। क्या क्या फूड की वैरायटी मिलती है? देखो, राइस हमें मिलता है, अनाज हमें मिलता है, फ्रूट मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं। विद इंक्रीज पॉपुलेशन टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी इज़ यूज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो सबको फूड चाहिए खाने के लिए। अपने इंडिया जैसे कंट्रीज़ में जहाँ 80% पीपल नॉन वेजिटेरियन है, जहाँ सबसे ज़्यादा चावल और मछली खाया जाता है, तो चावल को उगाना पड़ेगा। नॉर्थ इंडिया में वेजिटेरियन ज़्यादा हैं, तो वहाँ आपको फूड चाहिए। अब फूड आप मशीनों से तो बना नहीं सकते, उनको एग्रीकल्चर के लिए उगाना ही पड़ेगा। एग्रीकल्चर लैंड ख़त्म होती जा रही है, तो बायोडाइवर्सिटी में तरह तरह की वैरायटी फूड की अवेलेबल हो जाती हैं। इस वजह से ये पॉपुलेशन की नीड्स को क्या कर देता है? पूरा। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमें दूसरे देशों से भीख मांगनी पड़ेगी कि हमें अनाज दे दो।
इट इज़ ऑल्सो यूज एज एंटी डिजीज एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। अच्छा, इसके अलावा अब इसको देखो, एंटी डिजीज़ को रोकने वाली जो चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं, खाने का है, वो बनाया जाता है। और इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप जिन पर कीड़े पड़ जाते हैं, तो वो कीड़े नहीं पड़े ऐसी क्रॉप तैयार की जाती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या हुआ था? हरित क्रांति कहा जाता है इसको। हरित क्रांति में, इंडिया में हरित क्रांति MS स्वामीनाथन ने लाई थी, तो उसमें बहुत सारे पेड़ लगाए गए थे देश में। तो ये बायोडाइवर्सिटी इसका रीज़न रहा कि ग्रीन रेवोल्यूशन की गई। ड्वार्फ वैराइटीज़ ऑफ वीट वाज प्रोड्यूस फ्रॉम नरीन 10 वीट वैरायटी ऑफ जापान। जापान की एक वीट वैरायटी नरीन 10, जिससे एक वीट की दूसरी वैरायटी प्रोड्यूस की गई। वो कैसी थी? ड्वार्फ वैरायटी। ड्वार्फ वैरायटी का मतलब उसका पेड़ कैसा रहा होगा? ड्वार्फ रहा होगा। ये आप मेंटलिज्म में पढ़ सकते हैं, पेड़ों के ड्वार्फ और हाइट कैसे चेंज होती है। ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस वाज डेवलप्ड फ्रॉम DGO राइस ऑफ ताइवान। ऐसी राइस की DGO राइस से ड्वार्फ वैरायटी, ताइवान की इस राइस की वैरायटी से ये वैरायटी बनाई गई। Similarly, in 1970s, when rice crop of Asia in 1,60,000 hectare of the land was destroyed by the Gracie stunt virus। देखिए 1970 में एशिया में राइस की, चावल की जो फसल थी, एक वायरस लगा उनको, ग्रेसी स्टंट वायरस। जैसे अब इंसानों को कोरोना वायरस लग गया, ऐसे फसल को क्या लगा था? ग्रेसी स्टंट वायरस लगा था। वो उस फसल को ख़राब कर देता। लेकिन तब एक, जैसे यहाँ हमने देखा ना, कौन सी इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, तो ओरीजेनिवारा घास नहीं, सॉरी, धान की फसल। फॉरेस्ट पैडी स्पीसीज़, फॉरेस्ट माने जंगली, पैडी माने धान होता है। धान हम अनाज को ही कह सकते हैं। वो लगाई गई। वाज कल्टिवेटेड फ्रॉम ईस्टर्न उत्तर प्रदेश इन 1963। 1963 में फिर उत्तर प्रदेश में इसको उगाया गया, जिससे ग्रेसी स्टंट वायरस से फसल को ख़राब होने से बचाया जा सके। If this species had not been preserved, can you imagine that in continent like Asia, where maximum people depends upon rice, what would have been the consequences? अगर ये स्पीसीज़ नहीं आई होती और चावल को नहीं बचाया गया होता, तो जहाँ सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है? चावल खाया जाता है। वहाँ का कॉन्सिक्वेंसेज, भूखे मरते लोग, भूख में लोग एक दूसरे का छीना झपटी करते। भूख कुछ भी करवा सकती है इंसान को, ऐसा कहा जाता है। या फिर देश को भीख मांगनी पड़ती, दूसरों देशों के सामने झुकना पड़ता। वो देश हम पर अधिकार जमा सकते थे अपना इस बहाने से। ऐसे कई सारे बुरे परिणाम हमें देखने को मिल सकते थे। टुडे फॉरेस्ट पैडीज 20 मेन जीन्स आर यूज फॉर पैडी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। और आज इसी फॉरेस्ट पैडी के 20 मेन जीन यूज किए जाते हैं। किसके लिए? पैडी इम्प्रूवमेंट, धान की फसल को अच्छा बनाने के लिए। वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन वेरियस सीजन, देयरफॉर दे आर कैपेबल टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। दिस वे बायोडाइवर्सिटी ऑफ ग्रेन इज यूटिलाइज्ड फॉर फूड सेफ्टी। देखो, अलग अलग सीज़न में अलग अलग क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जिससे बीमारियों से वो क्या हो सकती हैं? बच सकती हैं। इस तरह जो ग्रेन्स की अब ग्रेन्स की बायोडाइवर्सिटी हो गई। बायोडाइवर्सिटी क्या है? वैरायटी है, चेंज है, डिफरेंस है। तो ग्रेन्स में क्या डिफरेंस है कि अलग अलग सीज़न के हिसाब से अलग अलग से। अभी मक्कों का सीज़न आ रहा है, तो अभी मक्का चल रही है। अब बाजरा बोया जाएगा। अब दिवाली के टाइम पे बाजरा कट के आता है, हम उसको बाजरा खाते हैं। होली अभी गई थी, जब हमने गेहूं की, आप सब देखते हैं, बाल सेक के खाते हैं अपन। तो होली से पहले गेहूं बोए जाते हैं, वो होली पर काटे जाते हैं। इस तरह अलग अलग सीज़न पर अलग अलग फसलें आती हैं, जो उस तरह का मौसम, वेदर, टेम्परेचर, बारिश, धूप, इन सब चीज़ों को सहन कर सकती हैं। तो वो क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी है उनमें वेरिएशन है। अगर ऐसा नहीं होता, कोई ऐसी क्रॉप होती जो बस वही उगानी है और वो सपोर्ट नहीं करती एक पर्टिकुलर मौसम को, जैसे ये गर्मी का मौसम किसी फसल के लिए सूटेबल नहीं होता, लेकिन हमारे पास केवल उगाने के लिए वही एक क्रॉप होती, तो हम इन अप्रैल, मई, जून और जुलाई 4 महीनों में उसको उगा ही नहीं पाते। 4 महीनों में उसको नहीं उगा पाते, तो हमें बाकी 8 महीनों के हिसाब से ही फूड का सिस्टम बैठाना पड़ता। लेकिन ऐसे सिस्टम बैठ ही नहीं पाता, लोग फिर भूखे रहते, पॉपुलेशन को खाना नहीं मिल पाता। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अलग अलग सीज़न पर अलग अलग फसल है, तो किसी एरिया में कुछ चीज़ें खाई जाती हैं। कहीं चावल ज़्यादा खाया जाता है, तो कहीं गेहूँ ज़्यादा खाया जाता है, कहीं लोग बाजरा ज़्यादा खाते हैं, कहीं मिक्स ग्रेन ज़्यादा चलता है। टुडे फॉरेस्ट पैडी जीन्स आर यूज इन पैडी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर 20 एंटी डिजीज। टुडे द होल वर्ल्ड इज वरीड बिकॉज ऑफ द लिमिटेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड देयर एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन। तो देखो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट लिमिटेड है,
और उनका हम बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अपन उनको यूज़ कर रहे हैं बेकार तरीके से, बिना किसी प्लानिंग के। In such conditions, plant like Jatropha and Karanj have lighted a ray of hope because biofuel can be made from the seeds of these plants. अब जब पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, साइंटिस्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि पेट्रोल लगभग 100 to 300 ईयर्स का और बचा है, तो अब 2 प्लांट हुए जट्रोपा और करंज, उनसे एक रे ऑफ उम्मीद की किरण आई, क्योंकि उनसे क्या बनाया जा सकता है, बायोफ्यूल बनाया जा सकता है। बायोफ्यूल क्या होता है, ये आपका एक चैप्टर आएगा फ्यूल वाला, तब मैं उसको डिटेल में समझेंगे। अभी एग्जांपल के लिए आप इतना समझ लीजिए, जैसे आपने बायोगैस पढ़ी होगी। बायोगैस क्या होता है, वेस्ट को ज़मीन के अंदर डंप कर दिया जाता है, और जब वो वेस्ट ज़मीन के अंदर सड़ता है तो उसमें से एक गैस निकलती है, वो एक बायोगैस की तरह काम करती है। उसी तरह बायोफ्यूल होता है, ये नई टेक्नोलॉजी है जो फ्यूल का, डीजल पेट्रोल इनका क्या बन सकती है, सब्स्टिट्यूट बन सकती है, इनकी जगह इसका दूसरा ऑप्शन बन सकती है। These plants are also known as biodiesel plants. इन प्लांट्स को और क्या बोला जाता है, बायोडीजल प्लांट्स भी बोला जाता है। ये था आपका इकोनॉमिक वैल्यू। इसमें आपने सभी चीज़ों को देखा, वो मनी से रिलेटेड थी, उनको कंट्रीज उनसे ट्रेड भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं इनके बेस पर। वो क्या लोगों का, आप देखो इंडिया तो एग्रीकल्चर कंट्री है, यहाँ का 80% लोग खेती पर डिपेंडेंट है। उनका जो घर चलता है, उनके घर में जो मनी का फॉर्मेशन होता है, जो उनका बिजनेस है, वो क्या है, खेती करना है। तो एग्रीकल्चर डिपेंड किस पे हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी पे हो रहा है। तो इस तरह इकोनॉमिक वैल्यू है बायोडाइवर्सिटी की। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेडिसिनल वैल्यू। अब मेडिसिनल वैल्यू क्या है, आपको नाम से पता चल रही है, जो मेडिसिन से रिलेटेड इसकी इंपॉर्टेंस है। सिंस एंशियंट टाइम्स हर्ब्स वर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, पुराने समय से औषधियों को यूज़ किया जा रहा है, किससे, बीमारियों के इलाज के लिए। एज पर एन एस्टिमेट 40% मेडिसिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, 40% दवाइयाँ कहाँ से मिलती हैं हमें, प्लांट से मिलती हैं। ऑन द अर्थ फ्रॉम टाइम टू टाइम मैनी मेलिग्नेंट डिजीज अरोज हुज ट्रीटमेंट्स वर सर्च इन द बायोडाइवर्सिटी, अर्थ पर समय समय पर मेलिग्नेंट यानी बहुत डेंजरस, घातक बीमारियां आई हैं, जिनका बायोडाइवर्सिटी में ही क्या मिला है, इलाज मिला है। मलेरिया फेवर ट्रीटमेंट वाज सडनली फाउंड इन सिंकोना प्लांट्स बार्क, मलेरिया की जो बीमारी होती है उसका एक सिंकोना पेड़ होता है, उसकी बार्क, बार्क मतलब छाल, पेड़ पर आपने ऐसे पेड़ होता है जैसे, तो पेड़ पर आपने इस तरह ब्राउन ब्राउन कलर की जो छाल बाहर निकल के आ जाती है टुकड़े टुकड़े, उसको बार्क कहा जाता है, उसमें इसका इलाज मिल गया। सिमिलरली विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टीन प्लांट्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में ये विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन प्लांट यूज किए जाते हैं। ल्यूकेमिया इज ए टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। उसके बाद टेम्सस बकाटा नेम्ड प्लांट्स बार्क इज यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट एंड रोवोल्फिया सेपरेंटिना इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। ये कुछ नाम है प्लांट्स के जो इनके ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं। टुडे एड्स हैज़ टेकन द फॉर्म ऑफ एन एपिडेमिक, एड्स एक महामारी है जिसका अभी तक कोई इलाज ढंग का नहीं मिला है। हुज ट्रीटमेंट वाज फाउंड ओनली बिकॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, लेकिन इसका ट्रीटमेंट बायोडाइवर्सिटी में कैसे मिला है, बासिल, ब्राह्मी, अश्वगंधा, एस्पारगस, ग्लोगलोए हैव द एंटी एड्स क्वालिटी। देखिए एड्स में क्या होता है, बेसिकली बॉडी की इम्यूनिटी डाउन होती है बहुत, तो अगर किसी पर्सन को एड्स हो गया तो उसकी इम्यूनिटी इतनी डाउन हो जाती है कि उसके बाद अगर उसको हल्का सा बुखार खांसी भी हो गया तो शायद वो पर्सन मर जाए, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी उसको कभी भी ठीक नहीं कर पाती। तो ये जो चीज़ें हैं, बासिल, ब्राह्मी, अश्वगंधा, एस्पारगस, ग्लोगलोए, ये आप सब ने आयुर्वेद में सुनी होंगी। तो ये क्या करती हैं, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाती हैं और इससे इनको एंटी एड्स क्वालिटी बन जाती है। तो ये भी किसका पार्ट है, प्लांट से मिलती हैं सब, तो ये बायोडाइवर्सिटी का पार्ट हो गया। इसलिए बायोडाइवर्सिटी की किस में आ जाएंगी, मेडिसिनल वैल्यू को इंक्रीज़ कर रही हैं। ये थी आपकी बायोडाइवर्सिटी की मेडिसिनल और इकोनॉमिक वैल्यू। आज की क्लास के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम एनवायरमेंटल वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इस क्लास के नोट्स आपको बता दिए जाएंगे। एक बात आप समझिएगा कि आपको जो नोट्स भेजे जा रहे हैं आप उनको डेली के डेली प्रिपेयर कीजिएगा, अपनी कॉपी में उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो उनको आप सेंड कर दें। और जितना इसको रिवाइज़ करके देखेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि अभी क्लासेस ऑफलाइन कब स्टार्ट हो उनका कोई आइडिया नहीं है, कोरोना की वजह से आपकी पढ़ाई। लेकिन 10th है आपकी, इम्पोर्टेंट क्लास है, आपके पेपर आ जाएंगे मार्च में फिर। तो अभी जैसा टाइम चल रहा है हम उस अकॉर्डिंग डील करेंगे। आपके लिए हम पूरी जितनी हमसे हो सकेगी उतनी मेहनत करने को तैयार हैं।
बस आपको इस बात की कद्र करनी है और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट।